Hello everyone, dear students. In this particular lecture, I am going to explain laws of friction. So let's start. Dear students, first law of limiting friction is limiting friction always act in a direction opposite to the direction of motion. Although there is some sort of exception in one case where friction act along the direction of motion, that is a rolling case. We will discuss that case later on. What अब आपको दिमाग में यही बिठा के रखना है कि फ्रिक्शन जो है वो अपोजिंग डायरेक्शन में आपका एक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ आपके पास ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट है, राइट, इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट so long as normal reaction remains the same, ठीक है। तो और थर्ड आपके पास लॉ है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द मटेरियल। आपका जो सरफेस है वो आपका लाइक सरफेस एक दूसरे के ऊपर आपके रिलेटिव मोशन में है, उनकी रफनेस, उनकी पॉलिश, हाउ मच एक्सटेंट उसको लुब्रिकेंट किया गया है, इस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, जो आपको समझना है, जो बेसिक है सबका, वो ये है कि जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर आप उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल लो बच्चों। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो आपका डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे? नॉर्मल रिएक्शन। ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ध्यान से, ये आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास m है और ये जो ब्लॉक है ये हॉरिजेंटल टेबल के ऊपर लाई कर रहा है और अब आपने यहाँ पे P जो है वो फोर्स अप्लाई कर दी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बच्चों इस पर्टिकुलर बॉडी पे, मास पे लगने वाली फोर्सेस mg कहाँ लग रही है? यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो सरफेस को प्रेस कर रही है। तो एज ए रिजल्ट आपकी रिएक्शन फोर्स जो है वो डेवलप हो जा रही है यहाँ पे। तो बच्चों अब आप यहाँ पे P अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है ना, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में आपका ये भी एक लॉज है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट ऑलवेज एक्ट अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है, टू दी सरफेस। तो सरफेस के टेंजेंशियल आपकी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगी। और कौन सी फोर्स है बच्चों जी? स्टैटिक। स्टैटिक कब तक है? जब तक बॉडी आपकी चलना शुरू नहीं करती। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपकी डेवलप हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कल भी हमने देखा था कि R इज इक्वल टू बच्चों mg हो जाता था और P इज इक्वल टू Fs हो जाता था, ठीक है, क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि जो फ्रिक्शन है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर पा रही है? एडजस्ट कर पा रही है। एज यू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इटसेल्फ क्या करेगी? एडजस्ट कर लेगी। जितना आगे लगाओगे उतना पीछे लग जाएगी। तो बच्चों अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स हाउ डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी? मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर मैंने एक और ब्लॉक प्लेस कर दिया m1 मास का, राइट। तो बच्चों आप देखोगे कि यहाँ से आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाओगे तो उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आप सरफेस को जोर से प्रेस कर रहे हो, है ना, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है यहाँ पे सरफेस के साथ। देखो ध्यान से, सरफेस के साथ जैसे ही ज़्यादा प्रेस कर रहे हो आप, मतलब वेट बढ़ा रहे हो आप, तो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एडिशन आपकी बन जा रही है, जिसके कारण बॉडी आपको फर्दर उसको मूव करवाने में क्या आ रही है बच्चों? यू आर फेसिंग डिफिकल्टी। इट मीन्स दैट कि आपने वेट को बढ़ाया, उससे नॉर्मल रिएक्शन आया और उससे क्या इम्प्लीकेशन हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स आपकी बढ़ गई, राइट। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये लॉज है आपका, दिस इज योर लॉ कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन बोलूँगा स्टैटिक को तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R। तो बच्चों Fs फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू, है ना, यहाँ पे म्यू लिख दिया हमने S इंटू R।
तो बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपके पास आ गया म्यू। तो व्हाट डू यू मीन बाय म्यू? तो यहाँ पे म्यू आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये आपके पास आ गया म्यू एस। तो बच्चों म्यू एस कितना आएगा आपके पास? म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस बाय में आर। तो एक डेफिनेशन आपकी बन गई, म्यू एस इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो म्यू एस एक नंबर है, राइट, और इसकी कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है। और बच्चों ये डायमेंशन लेस भी आपके पास है। जैसे मान लो आपके पास जो आयरन की जो व्हील है वो आयरन की पटरी पे ही चल रहा है, तो वहाँ पे जो म्यू आपके पास है दैट इज 0.2। और जैसे हम सरफेस को चेंज कर देंगे, रोड पे ले आएंगे, तो म्यू इज इक्वल टू 0.1। तो यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज चेंजिंग continuously as we are changing the nature of the material in contact। तो यहाँ पे बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास इन्हीं लॉज को हम लॉज ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। तो किनेटिक फ्रिक्शन में आपके पास बॉडी आपकी चलने लग जाएगी दूसरे सरफेस के ऊपर, और फिर जो रिलेटिव मोशन है उसके कारण आपकी जो फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स डिवेल्प होगी दैट इज फोर्स ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन। एक्चुअली बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हैं जो एक सरफेस के एटॉमिक इंटरेक्शन दूसरे सरफेस के एटॉमिक इंटरेक्शन के साथ हो रहे हैं। तो आप इसको इस ढंग से भी समझ सकते हो कि ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस है, ठीक है। तो एटम का यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक एटम इलेक्ट्रॉन, दूसरा सरफेस जो कांटेक्ट में है वहाँ पे भी एटम इलेक्ट्रॉन, तो उनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, जितना ज़्यादा सरफेस को हार्डली हम प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिवेल्प हो जाएंगी, क्योंकि बॉन्डिंग क्या हो जाएगी बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर यू कैन से, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन यू कैन से, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें बरी करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिक्शन आपका काफ़ी जगह आपकी हेल्प करता है। जैसे बच्चों ये आपका स्लोपी एरिया है, राइट, तो पहाड़ी पे देखा होगा आपने, जो रोड स्लोप्स पे होते हैं, यदि वहाँ पे आप गाड़ी को खड़ी कर पा रहे हो, ठीक है, लाइन में, तो उसमें आपका फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करता है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका प्ले करता है। तो बात चल रही थी हमारी किनेटिक फ्रिक्शन की। बच्चों यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, कमेंट जरूर करा करें, कमेंट कम करते हो आप, कमेंट जितने ज़्यादा करोगे उतना मुझे इनकरेजमेंट मिलता है बच्चों, ठीक है। तो इनकरेजमेंट के लिए यू शुड हैव टू राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स, और उससे ये भी पता लगता है कौन सा बच्चा जो रेगुलर मेरे नोट्स स्टडी कर रहा है और कौन से बच्चे को कितनी हेल्प मुझे करनी है, मुझे वो भी पता लग जाएगा। पर्सनली भी आई विल टेक केयर ऑफ दैट स्टूडेंट। तो अब देखो बच्चों ध्यान से आगे चल रहे हैं हम। तो फोर्स ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन, तो बच्चों जो फोर्स ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन है वो आपका F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ऑब्वियस है। तो फिर एक बात दिमाग में बिठा लेना आपने, कॉन्सेप्ट है ये कि चाहे स्पीड ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट में या फिर किनेटिक फ्रिक्शन के। तो F के बाय में R, तो ये आपके पास फोर्स ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन है। तो यदि ब्लॉक आपका मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है दैट इज एम के, राइट, दैट फॉरवर्ड में F और बैकवर्ड में एफ के, ये आपकी फोर्स आपकी लग रही है और ये डायग्राम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन को मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझा दूंगा। एग्जाम्पल ले ली बच्चों मैंने टायर की, राइट। तो जब टायर जो है वो सड़क के ऊपर चलता है तो क्या होता है, तो बच्चों ये सरफेस जो कांटेक्ट में है, राइट, तो जैसे ही जो आपका देखो ध्यान से, जैसे टायर आपका
यहाँ पे सरफेस को बच्चों क्या कर रहा है जी, टच कर रहा है। तो सरफेस को टच कर रहा है तो जिस पॉइंट पे टायर सरफेस को टच कर रहा है वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिप्रेशन इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है बच्चों, आपका डिप्रेशन बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिप्रेशन बन जा रहा है। तो आगे अल्टीमेटली यदि थोड़ा सा गड्ढा बनेगा नीचे तो आगे क्या बन जाएगी, एक माउंट बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जा रही है, माउंट बन जा रही है। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है, क्या बन जा रही है बच्चों, आपके पास माउंट बन जा रही है। तो अब यहाँ पे माउंट बन जा रही है आपके पास। तो उससे क्या हो रहा है आपके पास, ये आपका डिप्रेशन, ये आपका माउंट बन जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है आपके पास, जब भी टायर को चढ़ना है तो टायर को क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर डिप्रेशन को ओवरकम करना पड़ेगा और इस चढ़ाई को क्या करना पड़ेगा बेटे, चढ़ना पड़ेगा। राइट। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिलेटिव मोशन यहाँ पे क्या बन जा रहा है बेटे, यहाँ पे रोलिंग करते वक्त टायर को ओवरकम करना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर डिप्रेशन को और चढ़ना पड़ रहा है इस बम्प को या माउंटेन को। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या बन जा रहा है बेटे, रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। राइट। तो बच्चों यदि टायर जो है ज़्यादा इन्फ्लेटेंड है तो यहाँ पे डिप्रेशन कम बनेगा, और डिप्रेशन कम बनेगा तो स्ट्रांगनेस, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कम होंगी और उससे फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसलिए बोलते हैं कि टायर्स को आप क्या करो, इन्फ्लेटेंट करो। इन्फ्लेटेंट करने से क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो रोड और इसके बीच में, व्हील के बीच में, वो कम हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है, जिसको मैं FR लिख रहा हूँ बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के, और रोलिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। यहाँ पे जो R है ये क्या है, रेडियस। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल व्हील। राइट। तो सिलिंड्रिकल व्हील का क्या है, ये रेडियस है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूँगा तो FR इज इक्वल टू म्यू R/R/R। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है ये ना तो यूनिट लेस है ना ये डायमेंशन लेस है। यूनिट क्या है इसकी, मीटर की है, और डायमेंशंस भी आपकी लेंथ की हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। और रोलिंग फ्रिक्शन तभी वैलिड है जब आपकी स्लिपिंग ना हो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब हमारे दो पर्टिकुलर आर्टिकल जहाँ पे रहते हैं, और वो आर्टिकल आपके पास है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या है बच्चों आपके पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और सेकंड आपके पास है एंगल ऑफ रिपोज। तो लेट अस स्टार्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बच्चों किसको बोलते हैं हम, ये हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास वही एक ब्लॉक कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ये यहाँ पे जो ब्लॉक प्रेस कर रहा है सरफेस को, तो वेट किस तरफ लग रहा है इसका, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन। तो बेटा P आपकी अप्लाइड फोर्स है, और यहाँ पे जो फोर्स आपकी डेवलप हो रही है दैट इज स्टैटिक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और यदि मैं इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल लूँ तो भी गलत नहीं है, लेकिन तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है। तो अब दो फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो ये क्या आएगा बेटे, इसका रिजल्टेंट। राइट। तो यदि आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हो बेटा, OABC, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिजल्टेंट फ्रिक्शन है। तो बच्चों फोर्स ऑफ रिजल्टेंट फ्रिक्शन और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो आई कैन डिफाइन दिस डेफिनेशन, आपने नोट्स में इसको ऐसे लिखना है, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम उसको बोलेंगे। तो दिस इज टर्म्ड एज थीटा। तो बच्चों टेंजेंट थीटा यहाँ पे कितना हो गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AB बाय में OA। राइट, ये हमारे पास में आ गया। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AB कितना है बच्चों, यहाँ पे AB आपके पास ये है, इसके
ए बी के पैरेलल ओ सी है, ये सी है बच्चों आपके पास, और ओ सी किसके बराबर है, एफ एस, राइट। और आपका ओ ए नॉर्मल रिएक्शन, तो बच्चों ये किसके बराबर आ गया, म्यू एस टेंजेंट थीटा। तो बहुत आसान है आपके पास ये, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्टैटिक कोफिशिएंट के बराबर है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास अगला आर्टिकल है एंगल ऑफ रिपोज। तो बच्चों एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये ध्यान से देखो आप। हमने क्या किया, ये एक इंक्लाइंड प्लेन लिया बच्चों, ठीक है। पहले ये हॉरिजॉन्टल रखा हमने इसको, और यहाँ पे हमने इस चौक को रख दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको देखो बेटा, आई एम रेजिंग इट अबव द हॉरिजॉन्टल, इसको ऊपर उठा रहा हूँ मैं, ऊपर उठा रहा हूँ, यस। तो इस पर्टिकुलर एंगल पे क्या हुआ, बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्स टू मूव, बॉडी इज ऑन द वर्स टू मूव। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो बच्चों जब बॉडी जस्ट ऑन दी वर्स टू मूव, तो जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो ये अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि बॉडी इज जस्ट ऑन दी वर्स टू मूव। तो बॉडी मूव नहीं करी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगी है आपके पास, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, और दिस इज योर नॉर्मल डायरेक्शन बच्चों, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर एम जी कॉस अल्फा, और बच्चों ये कितना आपके पास, एम जी साइन अल्फा। बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, राइट। और यहाँ पे आपका एम जी आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। तो ये दो इक्वेशंस यहाँ से हमें मिल जाएंगी बच्चों। अब यदि हम इनकी रेशो लेंगे, एम जी डिवाइड कर देंगे हम एम जी साइन अल्फा बाय में एम जी कॉस अल्फा, तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा, एफ एस बाय में आर। तो यहाँ पे आ गया टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। तो अल्फा इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हम डेवलप कर पा रहे हैं कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिसको हम यहाँ पे डेवलप कर पा रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो वंस अगेन जिन बच्चों ने मेरा जो छोटा सा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको क्वालिटी फिजिक्स मिलेगी यहाँ पे। न्यूमेरिकल सीरीज़ भी हम सॉल्व करेंगे, एस.सी. वर्मा का भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ मैं। तो विद द पासेस ऑफ टाइम काफ़ी खुश होने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।